हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की आपको एग्ज़ाम डेट आ गई है और इसकी एग्ज़ाम जो है ना आपको 18 और 21 जनवरी को निश्चित कर दिया गया है। ये ऑफिशियल नोटिस है और एग्ज़ाम डेट अभी चेंज नहीं होने वाली है और 18 और 21 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम होगी। ये भाग 15 है, ज्ञान बिंदु थर्ड एडिशन क्वेश्चन बैंक। इसमें 25 सेट दिया गया था आपको प्रीवियस ईयर, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसकी मैं क्लासेस में करवा चुका हूँ। आज हम देखेंगे भाग 15 और इसके बाद 16, 17, 18 मात्र 3 भाग बचेंगे। उसके बाद ये जो मानी पूरा बुक ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार विशेष तथ्य सार। बिहार विशेष तथ्य सार, इसमें आपको पहले भूगोल के बारे में दिया गया है। बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखें तो पहला है कि धारावार क्रम में है। निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन युग में इसके निर्माण हुआ था। अब स्थिति की अगर बात करें तो जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर और गया, दक्षिण पूर्वी बिहार, यहाँ पे इसकी अवस्थिति है। किसकी? तो इसकी आपके जो हो जाएगा धारावार क्रम की। महत्व क्या है तो शिस्ट, निस, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम एवं अभ्रक आदि के निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। टर्सरी चट्टान की बात करें, टर्सरी की तो अवस्थिति है आपको पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी, हिमालय तराई क्षेत्र। पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी, हिमालय तराई क्षेत्र में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। इसके महत्व की बात करें तो कांग्लोमेरेट, बालू पत्थर तथा चूना पत्थर के निक्षेप, संभावित तेल भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके महत्व है। तीसरा विंध्यन चट्टाने की बात करें तो अवस्थिति आपकी है निचला विंध्यन क्रम, सेमरी क्रम, रोहतास जिला। दूसरा है कि ऊपरी विंध्यन क्रम जो कि रोहतास एवं कैमूर के वो भी सोन घाटी में पाया जाता है। इसकी महत्व की बात करें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं पैराइट निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब महत्व है इसके। और शेरशाह सूरी का मकबरा वो सारनाथ से स्तूप हेतु प्रयुक्त पत्थर भी आपको यहीं से विंध्य चट्टाने से ही मतलब लाया गया है, मतलब मिला है। क्वाटरनरी चट्टाने इसकी अवस्थिति की बात करें तो बिहार के मैदानी क्षेत्र में इसकी अवस्थिति है। महत्व की बात करें तेथिस सागर के अवशेष एवं गंगा व सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित अत्यंत उपजाऊ इसके महत्व है। अब इस एक इतिहास है, कुछ तथ्य हैं इतिहास के बारे में देखते हैं। जैसे कि नाम है आपको, संबंधित घटनाएं हैं और सजा है। खुदीराम बोस आपको 1908 ईस्वी में सेजनगंज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे। ये 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में। अशफाक उल्ला खां 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोड़ी डाकगाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया था। काकोड़ी कांड जो कि 1925 में हुआ था। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी इन्हें तो अशफाक उल्ला खां को। उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैंगस्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए थे उधम सिंह। 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। पेंटनविले जेल में फांसी दी गई। भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार हुए थे। कौन? भगत सिंह। सॉन्डर्स की हत्या के केस के मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए थे। सुखदेव की बात करें तो सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए थे। कौन? तो सुखदेव। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ इन्हें फांसी दी गई। बटुकेश्वर दत्त की बात करें तो भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। कौन? बटुकेश्वर दत्त। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला बटुकेश्वर दत्त को। चंद्रशेखर आजाद काकोड़ी डाकगाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। 30,000 पुरस्कार की घोषणा की चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क यानी कि इलाहाबाद में ये शहीद हो गए। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। मास्टर अमी चंद दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमी चंद फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। मास्टर अमी चंद 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दी गई।
अवध बिहारी बोस दिल्ली संयंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 को इन्हें फांसी दी गई। 8 मई 1915 को इन्हें फांसी दी गई। मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जनवाले की हत्या करने के कारण इन्हें गिरफ्तार हुए। 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जनवाले की हत्या करने के कारण इन्हें गिरफ्तार हुए मदन लाल ढींगरा। 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी दी गई। 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी दी गई। चापेकर बंधु दामोदर चापेकर 22 जून 1897 को फ्लैग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इन्हें भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया। रैंड एवं एयरस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। रैंड एवं एयरस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। एक टॉपिक है आपका बंगाल के गवर्नर जनरल एंड विक्ट्री ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक था। कौन? तो ये आपके गवर्नर। और 1765 से लेकर 1767 ईस्वी के बीच, यानी इन 2 बार रहे थे। आपको पहला कार्यकाल इनका था 1760 से लेकर 1757 से लेकर 1760 और 1765 से लेकर 1767। 1757 का प्लासी युद्ध इन्हीं के काल में हुआ। बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उस दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सितब राय तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की नियुक्ति की। बंगाल में द्वैत शासन का जनक इन्हें कहा जाता रॉबर्ट क्लाइव को। श्वेत विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई थी। उमरा की क्लाइव ने सेना के 3 केंद्र की स्थापना की, इलाहाबाद, मुंगेर व बांकीपुर। वेंसीटाट बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। वेंसीटाट जिनका समय जो है ना आपको 1760 से लेकर 1764 ईस्वी तक था। 1760 से लेकर 1764 और इनके समय में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की युद्ध हुआ था। ठीक है। उसके बाद आपको एक आए थे कटेरियर 1769 से लेकर 1772 बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 में। वारन हेस्टिंग बंगाल का अंतरिम गवर्नर बना था। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था वारन हेस्टिंग। ठीक है। इनका कार्यकाल 1772 से लेकर 1774 ईस्वी तक था। 1772 से लेकर 1774 तक। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की 1772 में। बंगाल के गवर्नर जनरल की अगर बात करें, बंगाल के गवर्नर जनरल की, तो वारन हेस्टिंग आपको प्रथम बने थे 1774 से लेकर 1785 के बीच में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। पहला, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। 1781 का अधिनियम, इसके तहत गवर्नर जनरल था उनकी काउंसिलिंग ऑफ एवं कलकत्ता उच्चतम स्थापना शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी दिया गया। इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित हुआ। 1775 से लेकर 1782 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालवाई की संधि हुई 1782 में। 1780 से लेकर 1784 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध व मंगलोर की संधि हुई 1780 से लेकर 1784 के बीच में। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, जिसके परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट जो है, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एथियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1784 में। वहीं अगर बात करें चार्ल्स विल्किंसन द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा पूछेगा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से
कोलकाता स्थानांतरित किया गया। वारन हेस्टिंग के टाइम में राजकीय कोषागार जो है मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया। इजारेदारी प्रथा का आरंभ हुआ वारन हेस्टिंग के समय में। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद करवाया गया। अभिज्ञान शकुंतलम कौन लिखे हैं? तो कालिदास लिखे हैं वारन हेस्टिंग के समय में। इन्हें अंग्रेजी अनुवाद किया गया। देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई। प्रथम रोहिला युद्ध 1774 में हुआ था। 1775 में आसफा उद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि हुई। 1775 में फैजाबाद की संधि हुई। एक नोट्स दिया गया है कि नोट्स में कहा गया कि पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु 1795 ईस्वी में सभी आरोप से मुक्त कर दिया गया। सभी आरोप से मुक्त कर दिया गया। एक है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथककरण तथा शक्ति का पृथककरण का सिद्धांत भी लागू किया गया। और भी आपका काम है कि 1790 से लेकर 92 में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट यानी कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना की स्थापना की गई। बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 में लागू हुई। भारत में नागरिक सेवा का जनक प्रशासन का यूरोपियन तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की गई। पुलिस व्यवस्था का जनक भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। पुलिस व्यवस्था का जनक एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे? तो गाजीपुर में स्थित है। सर जॉन शॉर्ट, जिसका जो टाइम पीरियड है 1793 से लेकर 1798 ईस्वी का है। सर जॉन शॉर्ट 1793 का चार्टर अधिनियम है। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकार विषय पर हस्तक्षेप किया गया। द्वितीय रोहिला युद्ध जो कि 1794 में हुआ था। द्वितीय रोहिला युद्ध 1794 में हुआ था। निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795 में हुई थी। निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई कब हुई थी? 1795 को हुई थी, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली जिनका टाइम पीरियड 1798 से लेकर 1805 था। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। सहायक संधि की नीति 1798 में प्रारंभ हुई। सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से हुई थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। मैसूर 1799, तंजौर 1799 तथा अवध 1801 का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। बसिन की संधि जो कि 1802 में हुई थी। बसिन की संधि कब हुई? 1802 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से लेकर 1805 में हुई थी। 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्व में प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास प्री सेंसरशिप हेतु भेजना होता था। आगे आपका और भी काम दिए गए, जैसे कि किनका? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली का। तो लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर दिया और ऑक्टरनोली लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिमेंट बना। 1802 में एमिन्स की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसी को दे दी गई। 1802 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। 1800 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की थी, ये सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु, किंतु 1802 में इसको बंद कर हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया गया। हेलबरी में सर जॉर्ज वार्लो की अगर बात करें तो इनके जो टाइम पीरियड है आपको 1805 से लेकर 1807 ईस्वी के बीच में था। सर जॉर्ज वार्लो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक किया ये। और वेल्लोर के सिपाही विद्रोह जो कि 1806 में हुआ था, बहुत तरह पूछा गया। वेल्लोर के सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम जब कि 1807 से लेकर 1813 ईस्वी के बीच में हुआ था। चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की भी संधि की। सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि हुई।
अब बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स की। लॉर्ड हेस्टिंग जो कि 1813 से लेकर 1823 इनका टाइम पीरियड है, 1813 से लेकर 1823। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर 1816 ईस्वी के बीच हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध तथा सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में हुआ था सुगौली की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1816 से लेकर 1819 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ था। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई, हेस्टिंग्स की उपाधि दे दी गई। 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूत रियासतों के साथ संधि की। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में कोलकाता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज का स्थापना की। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की भी घोषणा की। किनके समय में? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, जिनका कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 तक था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो कि 1820 में लागू हुआ, मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में माहलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। पंजाब में माहलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ बंगाल में। 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ कहाँ पे? तो बंगाल में। लॉर्ड एमहर्स्ट जो कि 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, लॉर्ड एमहर्स्ट का। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ इनके समय में 1824 से लेकर 1826 ईस्वी के बीच में, तथा यहाँ डुम्बू की संधि हुआ 1826 में। यहाँ डुम्बू की संधि 1826 हुआ। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1823 से लेकर 1828 तक इनका क्या था? टाइम पीरियड था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जिनका टाइम पीरियड 1828 से लेकर 1833 तक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का सती प्रथा पर रोक हुआ 1829 में। ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में। कर्नल सलीमैन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया। ठगी प्रथा का अंत कब हुआ? 1830 में। और सती प्रथा पर रोक हुआ 1829 में। उसके बाद क्या आगे? सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत हुआ 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर दिया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया व न्यायालय में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया। कोल विद्रोह जो कि 1831 से लेकर 1832 ईस्वी के बीच में हुआ था, कोल विद्रोह। भारत के गवर्नर जनरल, आप देखते हैं टॉपिक, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से लेकर 1835 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था। 1833 से लेकर 35 तक। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। अफीम के व्यापार को नियमित किया गया और अब यह केवल बम्बई से ही निर्यात की जा सकती थी। बम्बई से निर्यात की जा सकती थी। आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। 1835 का शिक्षा संबंधित प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार की रियासतों का विलय था। लॉर्ड मेटकॉफ जो कि 1835 से लेकर 1837 ईस्वी के बीच में इनका टाइम पीरियड है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इन्हें कहा जाता है। लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड मेटकॉफ को। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842। लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 1842। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 1842। भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का विकास हुआ। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया। 1838 में ऑकलैंड रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के साथ त्रिपक्षीय संधि हुई। लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेकर 1844। लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेकर 1844। ओल्ड मैन इन हरी उपनाम सिंध का विलय 1843 में हुआ। ओल्ड मैन इन हरी उपनाम सिंध का विलय 1843 में हुआ। भारत में दास प्रथा का अंत हुआ 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा। भारत में दास प्रथा का अंत हुआ 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा। 1843-44 में ही देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत किया गया। कौन सी योजना होता है? थॉमसन योजना प्रस्तुत किया गया। आपको ये भी याद रखना जरूरी है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इनका टाइम पीरियड 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक था। 1844 से लेकर 1848 ईस्वी का था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बीच में, मतलब इनका जो कार्यकाल है 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इनके समय में हुआ था 1845 से लेकर 1846 के बीच में, एवं लाहौर की संधि हुई 1846 में। खोड़ जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक हुआ। खोड़ जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक हुआ। लॉर्ड डलहौजी
लॉर्ड डलहौजी जो इसका टाइम पीरियड आपको 1848 से लेके 1856 ईस्वी के बीच में था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ इनके समय में 1848 से लेकर 43 से लेके 48 से लेकर 1849 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 1848 से लेकर 1849 ईस्वी के बीच में पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ 1849 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1851 से लेकर 52 के बीच में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध तथा लोअर बर्मा युद्ध तथा पेयू का अधिग्रहण हुआ था। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति है ना, चार्ल्स वुड यानी वुड डिस्पैच नीति 1804 में आई थी। व्यापक सिद्धांत लागू हुआ इन्हीं के समय में। इसके अंतर्गत सतारा विद्रोह 1848 में हुआ था। जैतपुर व संबलपुर 1849 में हुआ था। घाघाट को 1850 में समझे ना, जो इनको मिला लिए वो, ठीक है। झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में तथा अवध को 1856 का कंपनी स्थापत्य में विलय हुआ। कंपनी साम्राज्य में क्या हुआ तो विलय हुआ। 1856 में करौली को भी विलय किया गया, किंतु इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी तथा अर्थात इसे लौटाना पड़ा था। अवध का विलय ऑड्रम रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर कर दिया गया था। अवध का लॉर्ड डलहौजी के समय में। 1853 में बम्बई एवं थाने के बीच प्रथम रेल चली इन्हीं के समय। 1854 में डाकघर अधिनियम आया। भारतीय बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 में आया था, इसका मसौदा तैयार किया गया। सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा PWD यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी स्थापना की गई। इसी के तहत गंगा नहर का निर्माण हुआ तथा पंजाब में बाड़ी दोआब को भी दो नहर का निर्माण हुआ था। बंगाल के लिए इसने उप गवर्नर का पद सृजित किया तथा जो प्रदेश नए अधिगृहित किए गए थे उन्हें क्या किया गया तो प्रत्यक्ष शासन में ले लिया गया। इसे रेगुलेटिंग सिस्टम कहा गया। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। इसे भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने मैकाले की टपकन पद्धति को त्याग दिया और प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ ही स्त्री शिक्षा तथा निजी क्षेत्र को भी शिक्षा में निवेश की अनुशंसा की। पेशवा के पेंशन की समाप्ति इन्हीं के समय हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 के बीच में हुआ था संथाल विद्रोह। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया और वहां एक अन्य मुख्यालय भी गठित किया। डलहौजी को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बना दिया। आगे बात करें लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग के 1856 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच हुआ था। लॉर्ड कैनिंग की विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही थी। लॉर्ड कैनिंग जिनका टाइम पीरियड 1856 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच में था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका हुई। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ये बना। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था। भारत के वायसराय की अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग आपको प्रथम वायसराय बने। 1858 से लेकर 1862 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा था। भारत का प्रथम वायसराय यही थे लॉर्ड कैनिंग। 1858 का भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में थी। सितंबर 1859 में नील विद्रोह हुआ था इन्हीं के समय में। आगे की यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह भी हुआ था आपको 1859 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। नागरिक विधि संहिता जो कि 1859 में हुई थी। भारतीय दंड संहिता 1860 में तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण भी इन्हीं के समय में किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लागू हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई। पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत भी हुई थी। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से लेकर 1863 ईस्वी के बीच बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। 1862 में बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में हाईकोर्ट का स्थापना हुई थी। कुछ स्रोत में 1865 बताया गया है, कुछ स्रोत में 1865 बताया गया है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर 1869। भूटान युद्ध हुआ था 1865 में। इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 में
तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से लेकर 1869 में भीषण अकाल पड़ा था। कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। कैंपबेल के नेतृत्व में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नीति का पालन किया गया, हस्तक्षेप नीति। और 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना हुई थी। किनके समय में? तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय, जिनका कार्यकाल 1864 से लेकर 1869 ईस्वी के बीच में था। लॉर्ड मयो इसके बाद आया आपको 1869 से लेकर 1872 के बीच में लॉर्ड मयो आए। भारतीय युवराज के अध्ययन के लिए अजमेर में मयो कॉलेज का स्थापना किया गया था। मयो कॉलेज की अजमेर में आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति भी आरंभ किया गया लॉर्ड मयो के शासन टाइम में। कृषि विभाग की स्थापना किया गया। 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में लागू किया गया। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। पोर्ट ब्लेयर में शेर अली द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड नॉर्थब्रुक जिनका टाइम पीरियड 1872 से लेकर 1876 ईस्वी के बीच में था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा 1875 से लेकर 76 ईस्वी के बीच में हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा 1875 से लेकर 1876 के बीच में हुआ। अलीगढ़ में सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का प्रोत्साहन किया गया। 1872 में पंजाब में कुका विद्रोह का दमन हुआ। 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रभावी हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रारंभ हुआ, मतलब प्रभावी हुआ। लॉर्ड लिटन जो कि 1876 से लेकर 1880 के बीच में हुआ था। लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 80 के बीच में इनका टाइम पीरियड है। लिटन विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था तथा साहित्य जगत में ओरियन मेरिडिथ नाम से जाना जाता था। 1876 से लेकर 78 में भयंकर दुर्भिक्ष अकाल, जिसमें मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह से प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुई। राजकीय उपाधि अधिनियम या शाही पद अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट 1876 लागू किया गया। रॉयल टाइटल एक्ट। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1 जनवरी 1877 में। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में पारित कर देशी भाषाओं के भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करके शस्त्र रखने एवं इसके व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। इनके व्यापार के लिए द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय 1878 से लेकर 1880 के बीच में इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लॉर्ड रिपन इनका टाइम पीरियड 1880 से लेकर 1884 ईस्वी के बीच में था। भारत में स्वशासन का जनक इन्हें कहा जाता। स्वशासन का जनक पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय था। अफगानिस्तान से संधि 1881 में हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द 1882 में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया। मैसूर के शासन को गद्दी की वापसी 1881 में हुई थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया लॉर्ड रिपन के समय में। स्थानीय स्वशासन संबंधित सरकारी प्रस्ताव 1882 में आया। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में हुआ, जिससे 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार व प्रयासों की समीक्षा करनी थी। एल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1883 से लेकर 1884 ईस्वी के बीच में आया। 1883 से लेकर 1884 ईस्वी के बीच में आया एल्बर्ट बिल विवाद। एल्बर्ट बिल के द्वारा यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई हेतु भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं पर पाबंदियों को हटा दिया गया, अर्थात अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों से जुड़े मामले की सुनवाई कर सकते थे। इस प्रावधान का यूरोपीय लोगों ने विरोध किया। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। इसके बाद आपको एक फेमस हुए लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा। लॉर्ड डफरिन का तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध तथा बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना इन्हीं के समय हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में आया था तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 में पारित हुआ था। बंगाल 1885 में और पंजाब का 1887 में। नागरिक सेवा के विकास के लिए HCN आयोग भारत आया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से लेकर 1894 ईस्वी के बीच इनका टाइम पीरियड रहा।
दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लागू हुआ। दूसरा कारखाना अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया, अस्तित्व में आया था भारत परिषद अधिनियम। 1893 डूरेंट आयोग की स्थापना। भारत अफगानिस्तान सीमा निर्धारण 1893 में। 1891 में समस्त आयु विवाह अधिनियम पारित हुआ, समस्त आयु विवाह अधिनियम। 1893 में अफीम आयोग का गठन हुआ। 1893 में अफीम आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से लेकर 1898 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय इसने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। 1894 इसने कहा कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को ही खोज देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। हमारे साम्राज्य का सूर्य जो है वो अस्त हो जाएगा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का देखना 1894 से लेकर 1898 ईस्वी के बीच में इनका कार्यकाल है। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारी की हत्या हुई थी। अकाल के जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया। 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए वेलबी आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 इनका टाइम पीरियड था। भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय रोनाल्डो ने कर्जन की जीवनी लिखी थी। कर्जन के कार्य को आधार बताते हुए गोखले ने इनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारतीयों को स्वशासन से वंचित करने हेतु 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लाया गया, जिसके माध्यम से निगम में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या कम कर दी गई और नामित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। 1899 में भारतीय टंकन व पत्र मुद्रा अधिनियम के द्वारा पाउंड को भारत में मान्य घोषित किया गया। 1 पाउंड बराबर 15 रुपये हो गया। लॉर्ड कर्जन का ये समय पीरियड है। 1900 में पंजाब भूमि अन्याय क्रमण एक्ट पारित किया गया 1900 में, जिससे किसान की भूमि गैर कृषकों के पास ना जाए। 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना किया गया। 1903 में कर्जन 1903 में फारस गया और फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए मैकमोहन को नियुक्ति की। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित कर सरकारी नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया। सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में तथा विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 में पारित किया गया। मॉनक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। उद्योग व वाणिज्य विभाग की स्थापना किया गया। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 में पारित हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थापना हुआ था इन्हीं के समय। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कब 1904 में हुआ था। सर अटर्नी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन हुआ। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1903 से लेकर 1904 ईस्वी के बीच में ही चला था। 1905 का बंगाल विभाजन इन्हीं के समय हुआ था। मुख्य सेनापति किचनर से विवाद के कारण किचनर के विवाद के कारण कर्जन ने अगस्त 1905 में त्यागपत्र दे दिया था। कर्जन ऐसा वायसराय था जो अत्यधिक केंद्रीकरण व निरंकुश शासन का हिमायती था। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए उसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी भी डिग्री नहीं मिलती। कलकत्ता नगर पालिका की स्थिति पर व्यंग करते हुए इसने कहा कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1905 से लेकर 1910 ईस्वी के बीच में था। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है PYQ। बंग भंग विरोधी तथा स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काम में हुआ था टाइम में। मुस्लिम लीग का स्थापना भी 1906 महीने के समय हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास 1908 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया अथवा मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया पारित हुआ, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई थी। कब? तो 1907 में। बहुत बार पूछा गया है कि टाटा यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी। शुरुआत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। 1908 का समाचार पत्र अधिनियम न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 में पारित हुआ। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य
एसपी सिन्हा की नियुक्ति हुई थी, एसपी सिन्हा की। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 के बीच में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन हुआ। 1912 में क्या कहते हैं एस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने नागरिक सेवाओं में 25% भारतीयों की नियुक्ति की बात कही थी, 25%। 1912 में बिहार प्रांत का गठन बंगाल से अलग होकर 1912 में बिहार प्रांत का गठन हुआ बंगाल से अलग होकर। 1913 में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत सरकार ने भारत में अशिक्षा को समाप्त करने का दायित्व लिया। अशिक्षा को समाप्त करने का दायित्व लिया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय 1910 से लेकर 1916 के ईस्वी के बीच में हुआ था। भारत में तिब्बत के मध्य मैकमोहन रेखा। भारत तिब्बत के मध्य मैकमोहन रेखा 1914 का निर्माण हुआ था। शिमला सम्मेलन 1914 के द्वारा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ। मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आगे बात करें लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में हुआ था चैम्सफोर्ड के समय में। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था चैम्सफोर्ड के समय में। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की घोषणा 1917। भारत शासन अधिनियम 1919 में हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ये बहुत बार पूछा गया है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन। पूना में डी के कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 में हुआ था, जिसमें 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी व जियाउद्दीन अहमद थे। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई थी। एसपी सिन्हा को बिहार प्रांत बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद की नियुक्ति 1920 में किया गया। लॉर्ड रेडिंग 1921 से लेकर 1926 ईस्वी के बीच इनका टाइम पीरियड है लॉर्ड रेडिंग का। चौरी चौरा प्रकरण के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। एकमात्र यहूदी वायसराय थे ये लॉर्ड रेडिंग। इनका टाइम पीरियड 1921 से लेकर 1926 ईस्वी के बीच में था। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रोलेट एक्ट की वापसी हुई थी इन्हीं के समय में। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या हुआ तो भारत में आगमन हुआ था लॉर्ड रेडिंग के समय। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। केरल का मपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था। मपला विद्रोह कहीं कहीं आपको 1920 में भी लिखा हुआ मिलेगा। स्वामी शारदानंद की हत्या 1926 में हुई थी लॉर्ड रेडिंग के समय में। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। ICS की परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ कराने का निर्णय 1923 में लिया गया लॉर्ड रेडिंग के समय में। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट 1900 ये आपको 21 से लेकर 26 के बीच में आया लॉर्ड रेडिंग के समय में। एक वर्ष समिति का गठन किया गया और इसके अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। पहला पृथक रेल बजट 1924 से लेकर 25 में प्रस्तुत किया गया। सैन्य सुधारों के लिए सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में समिति गठित हुई। इससे मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य बने। 1924 में ली आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए सार्वजनिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी से की जाए। उसके बाद आपको आया लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 के बीच में लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड है आपका। और इनके बारे में अगर बात की जाए तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं के समय में साइमन कमीशन का भारत में आगमन जिसका भारतीय द्वारा तीव्र विरोध किया गया। कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति हुई 1928 में। देशी रियासतों के संबंध में हरकोट बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में हुई थी। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या दिल्ली विधानसभा की कक्षा में बम विस्फोट 1929 में हुई थी।
लाहौर संयंत्र केस की घटना तथा लंबे उपवास के कारण जतिन दास की मृत्यु 1929 में हुई थी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन गठन तथा इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 का स्थापना, वर्तमान नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद था। 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित है जिसमें हड़ताल को अवैध माना गया। ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास पर सर्वे करने हेतु 1929 में हार्टवर्ड समिति अध्यक्ष फिलिप जोसेफ हार्टिंग की नियुक्ति की गई। चटगांव शस्त्रागार पर हमला 1930 में हुआ था। 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम लागू हुआ। शारदा अधिनियम विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया। लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया। लॉर्ड इरविन का देख लिया, आप देखते हैं और भी आगे है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और दांडी यात्रा की शुरुआत हुई 1930 में। इरविन के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय ये भी लिया गया था आपको इरविन के समय में। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही के समय हुआ था जिसमें कांग्रेस ने गांधी को एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भाग लिया। 1932 में भारतीय सेना अकादमी का स्थापना देहरादून में हुई थी। 1932 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत हुआ था। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव ने व जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना हुई थी। 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया 1935 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में। लॉर्ड लिंडथिगो 1936 से लेकर 1944, लॉर्ड लिंडथिगो 1936 से लेकर 1944 में। प्रांतीय चुनाव 1936 से लेकर 37 के बीच में हुआ था। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत यानी कि कुछ स्रोत में अगर देखें तो 7 में से अपनी सरकार बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 में। कांग्रेस के प्रांतीय सरकार द्वारा त्यागपत्र 1939 में। कांग्रेस के प्रांतीय सरकार द्वारा त्यागपत्र भी दिया गया 1939 में। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में 91वां सत्र में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। कांग्रेस के त्रिपुरी शंकर यानी सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन यानी कि वो निकल गए 1941 में। आज़ाद हिंद फौज की पहली टुकड़ी का स्थापना 1942 में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की पहली टुकड़ी का स्थापना 1942 में। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। गांधी जी के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1940 में। क्रिप्स मिशन का भारतीय आगमन यानी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942 में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 में हुआ था। बांटो और छोड़ो का नारा भी दिया गया था। 1943 का बंगाल अकाल भी इन्हीं के समय में पड़ा था। लॉर्ड वेवेल, इनके बाद आपको एक फेमस है लॉर्ड वेवेल, जिनका टाइम पीरियड 1944 से लेकर 1947 ईस्वी के बीच में था। 1944 से लेकर 1947 के बीच में श्री राजगोपालाचारी द्वारा CR दास फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया 1944। गांधी जिन्ना की वार्ता असफल 1944 में। बेबेल योजना व शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में हुआ था। मिशन के सदस्य यानी स्टेफोर्ड क्रिप्स यानी पैंथिक लॉरेंस व AB अलेक्जेंडर। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का स्थापना सितंबर 1946 में हुआ था। इस सरकार के अध्यक्ष केवल उपाध्यक्ष नेहरू बने थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो फरवरी 1947 से लेकर जून 1948 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय बने। भारत विभाजन के संदर्भ में पहले बाल्कन प्लान को विचार दिया गया किंतु इसे नहीं स्वीकारा गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया पारित हुआ। रेड क्लिफ प्लान खींचा गया 1947 में। भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान था, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ।
भारत को पूर्व स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को एवं भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 30 जनवरी 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। इनका टाइम पीरियड फरवरी 1947 से लेके जून 1948 के बीच में था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से लेकर 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बन रहे थे। कुछ भूगोल के टॉपिक दिया गया है। भूगोल के देश की प्रमुख नहरें पहले पढ़ते हैं। देश की प्रमुख नहरें पहले, जैसे कि पंजाब में कौन कौन सी नहर है? तो सरहिंद नहर है। सरहिंद नहर, और नहर का स्रोत अगर बात करें तो इसका है सतलज नदी। ऐसे पढ़ लेते हैं। पंजाब नहर कौन सी? सरहिंद नहर, ऊपरी बाड़ी दोआब नहर, भाखड़ा नागल बांध, बिस्त दोआब नहर, पूर्वी नहर, ये सभी आपको है पंजाब में। और इसके स्रोत क्या है? तो नहर का स्रोत तो इसका है सतलज नदी, ऊपरी बाड़ी दोआब नहर का है रावी नदी, भाखड़ा नागर का सतलज नदी, बिस्त दोआब नहर का है सतलज नदी, पूर्वी नहर का है रावी नदी आपको स्रोत। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में नहर जो आपको पाई जाती है तो पश्चिमी यमुना नहर आपको हरियाणा में है। गुड़गांव नहर भी आपको हरियाणा में है। पश्चिमी यमुना नहर आपको यमुना नदी, गुड़गांव नहर भी आपको यमुना नदी। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड अगर बात करें दोनों मिला के तो पूर्वी यमुना नहर है जो कि यमुना नदी पे इसका स्रोत है। आगरा नहर जो कि यमुना नदी, ऊपरी गंगा नहर इसका स्रोत है गंगा नदी हरिद्वार के समय। निचली गंगा नहर इसका है गंगा नदी नरोड़ा यानी बुलंदशहर। शारदा नहर शारदा नदी, बेतवा नहर बेतवा नदी झांसी के समीप परीक्षा नामक स्थान से। बिहार पूर्वी सोन नहर इसका है स्रोत सोन नदी, पश्चिमी सोन नहर इसका है सोन नदी, त्रिवेणी नहर इसका है गंडक नदी, तिरहुत नहर तथा सारण नहर इसका है गंडक नदी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मिदनापुर नहर जिसका है कांसावती नदी, एडन नहर, दामोदर नदी, तिलपारा बांध की नहर इसका है मयूराक्षी नदी, वीरभूमि जिला। दुर्गापुर नहर दामोदर नदी दुर्गापुर नहर दामोदर नदी दुर्गापुर इसका स्रोत है। राजस्थान बीकानेर नहर गंग नहर इसका स्रोत हो जाएगा सतलज नदी फिरोजपुर के समीप हुसैनवाल से। राजस्थान का ये सब आपका नहर है। कालीसील परियोजना ये भी राजस्थान का है जिसका स्रोत है कालीसील नदी। गंभीरी परियोजना ये भी गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ ये भी राजस्थान का है। बांकली बांध परियोजना ये भी राजस्थान का है, सुकरी नदी इसका स्रोत है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी। घग्घर परियोजना कहाँ है? तो राजस्थान में है, घग्घर नदी। इंदिरा नहर सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में आपका गोदावरी नहर, मुठा नहर, मंडार द्वार बांध की नहर, मूला परियोजना, वीर परियोजना। गोदावरी नहर गोदावरी नदी पे बेल झील के समीप, मुठा नहर मुठा नदी पे खड़गवासला महाराष्ट्र में ये सब। मंडार द्वार बांध की नहर प्रवरा नदी यानी पश्चिमी घाट। मूला परियोजना मूला नदी पे, वीर परियोजना वीरा नदी पे। तमिलनाडु की बात करें तो कावेरी डेल्टा नहर क्या कहते हैं कोल्डियम नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। मेट्यूर परियोजना कावेरी नदी पे। निचली भावानी नहर भावानी नदी कावेरी की सहायक नदी है, भावानी नदी कावेरी की सहायक नदी है, निचली भावानी नहर तमिलनाडु में यह है। केरल मालम पूछा बांध मालम पूछा नदी यानी फलक्कर जिला में यह है। वालयार जलाशय की नहरें ये भी आपको केरल में है। कोरायर नदी इसका क्या है तो उद्गम है। मंगलम परियोजना चेरुनकुला पुंछा नदी के बीच में है। गोदावरी डेल्टा की नहरें गौतमी गोदावरी तथा विशिष्ट गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में गोदावरी की शाखा हैं, ये केरल में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कृष्णा डेल्टा की नहरें हैं आंध्र प्रदेश में। कृष्णा सिंचाई योजना की नहर है, कृष्णा डेल्टा की नहर कृष्णा नदी पे। कृष्णा सिंचाई योजना की नहर ये भी आपको कृष्णा नदी पे है। तेलंगाना में आपको है, तेलंगाना में प्रमुख बांध जो है इस नहर श्री राम सागर परियोजना ये आपको तेलंगाना में। गोदावरी नदी पालवरम नामक स्थान इसका क्या है तो उद्गम है। कर्नाटक तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा परियोजना। कृष्णा पेन्नार परियोजना कृष्णा तथा पेन्नार नदी इसका क्या है तो इसके स्रोत है। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ,
जैसे कि मोरिकल्चर की बात करें तो रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, इसका मोरिकल्चर के तहत होता है। सेरिकल्चर मतलब है रेशम कीट का पालन। एपीकल्चर मतलब है मधुमक्खी का पालन। विटिकल्चर का मतलब है अंगूर उत्पादन। फ्लोरिकल्चर है फूलों का उत्पादन। वर्मीकल्चर केचुआ का उत्पादन। पोमीकल्चर फलों का उत्पादन। पोमीकल्चर फलों का उत्पादन। वर्मीकल्चर केचुआ का पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। आगे आपका ओलेरीकल्चर मतलब है सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों का। पीसीकल्चर मतलब मछली पालन। पीसीकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी और एरोपोनिक्स यानी हवा में पौधे को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स यानी जल में पौधे को उगाना। मृदा रहित कृषि। प्रमुख तेल क्षेत्र की बात करें तो असम आपका डिगबोई नहर कटिया सुरमा घाटी है। असम में डिगबोई नहर कटिया सुरमा घाटी है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी और अरुणाचल प्रदेश निंगूर क्षेत्र और खारसंग क्षेत्र में है। बेसिन क्षेत्र नागालैंड बारहोला क्षेत्र में है। बेसिन क्षेत्र। गुजरात की बात करें तो अंकलेश्वर, खंभात, कलोल, महसाना, आलिया बेट, नवागांव, कोसांबा, सानंद, लुनेज इत्यादि क्षेत्र आपको गुजरात में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर तेल क्षेत्र की बात करें तो मुंबई है, बसीन, पन्ना, मुक्ता क्षेत्र। राजस्थान में बाड़मेर, शक्ति, ऐश्वर्या, मंगला, भागमय तेल क्षेत्र। जैसलमेर, बीकानेर, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन क्षेत्र तथा रावा या अपतट। क्या है? रावा या अपतट। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या संबंधित स्थान की बात करें तो NH1 उड़ी श्रीनगर से लेह तक है। पूर्व NH1A से 1A एंड NH1D। NH2 की बात करें डिब्रूगढ़ असम से लेके तुईपांग मिजोरम तक। NH3 जो है आपका लेह लद्दाख से लेकर अटारी यानी इंडो पार्क बॉर्डर तक। NH4 पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। NH223 इसको बोलते हैं। NH5 फिरोजपुर यानी पंजाब से लेके सिपकेला के समीप तक इंडो तिब्बत सीमा। NH6 जोरबाट मेघालय से लेकर शिलिंग मिजोरम तक इसका क्षेत्र है। NH7 फजलिका पंजाब से लेकर माना उत्तराखंड तक। NH8 करीमगंज असम से लेकर सबरूम त्रिपुरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक है, पूर्व NH44 तक। NH9 मालूट पंजाब से लेकर पिथौरागढ़ तक है, भारत नेपाल बॉर्डर के समीप। NH10 गंगटोक सिक्किम से लेकर फुलबाड़ी सिलीगुड़ी भारत बांग्लादेश बॉर्डर तक है। NH31 NH13 तवांग से वाकरो तक अरुणाचल प्रदेश। NH16 जी यानी कोलकाता से लेकर चेन्नई तक है। NH16 पूर्व NH5 में, इसके पूर्व में NH5 है। NH19 की बात करें तो दिल्ली से कोलकाता तक है, पूर्व में NH2 यानी ग्रैंड टैंक। NH27 EW यानी ईस्ट वेस्ट पोरबंदर से लेकर सिलचर। NH30 सितारगंज उत्तराखंड से NH30 कोडामपल्ली आंध्र प्रदेश तक। NH34 गंगोत्री धाम से लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश तक। NH44 की बात करें तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। पूर्व में इसके NH7 है, पूर्व NH1 1, 2, 3 या 1A इसके पूर्व में है। ठीक है। NH48 दिल्ली से चेन्नई तक मतलब मुंबई से होते हुए पूर्व में इसका देखे तो 3, 4 और 8 है, इसके पूर्व में 3, 4 और 8 है। NH52 जो है ना आपको संगरूर पंजाब से अकोला कर्नाटक है, पंजाब से अकोला कर्नाटक तक है। NH53 हजीरा गुजरात से लेकर पारादीप बंदरगाह ओडिशा तक है। NH66 पनवेल नवी मुंबई से लेकर कन्याकुमारी तक है, पूर्व में NH17 और NH47। NH129 नुमलीगढ़ असम से लेकर दीमापुर नागालैंड यानी पूर्व NH39 तक है। NH134 की बात करें तो धरासू से यमुनोत्री तक उत्तराखंड, पूर्व NH94 में, इसके पूर्व में 94 है। NH244 बाटाट से खंभाल तक जम्मू कश्मीर, पूर्व इसके NH1B है। NH766 कोझिकोड केरल से लेकर कोलेगल कर्नाटक तक है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग, वर्ष, संबंधित स्थान और कुल लंबाई।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW1 की बात करें तो 1986 में इसका स्थापना मतलब बना था। गंगा भागीरथी एवं हुगली नदी के बीच प्रयागराज से हल्दिया तक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इसके संबंधित स्थान है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, 1620। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW2 1988 ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से घुबड़ी तक है, असम में 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 NW3 1993 पश्चिमी तट नहर यानी उद्योग मंडल नहर, चंपाकार नहर कोल्लम से लेकर कोट्टामपुरम तक यह केरल में है इसका स्थान। और 375 किलोमीटर से लेकर 205 से लेकर 375 किलोमीटर इसकी जो है टोटल लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 NW4, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 NW सूचित करते हैं। 2008 में बनकर तैयार हुआ था। काकीनाडा से पुदुचेरी तक नहर द्वारा कृष्णा नदी वाचिड़बाद यानी कृष्णा नदी की बात करें तो वजीराबाद से लेकर विजयवाड़ा और वजीराबाद से लेकर गलागली। गोदावरी नदी की बात करें तो भद्राचलम से लेकर राजमुंद्री और भद्राचलम से लेकर नासिक। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, महाराष्ट्र इसमें यहाँ का फैलाव है इसका और इसकी लंबाई टोटल 2916 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 NW5 ये भी 2008 में जो बनकर तैयार हुआ, 2008 में इसको स्थापित किया गया, माना गया। पूर्वी तटीय नहर एवं मताई नदी, ब्राह्मणी, खरसुआ, घमरा नदी तंत्र, महानदी, डेल्टा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में इसका फैलाव क्षेत्र है। 588 किलोमीटर इसका फैलाव है यानी फैला हुआ है। भारत के प्रमुख बंदरगाह की बात करें, कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के बाएं तट पर है, पश्चिम बंगाल में। पारादीप बंदरगाह ओडिशा के तट पर, ओडिशा के तट पर है। न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर मंगलुरु से लेकर 9 किलोमीटर उत्तर में कर्नाटक में, मंगलुरु से 9 किलोमीटर उत्तर में कर्नाटक। कोचिन बंदरगाह वेमनाथ गयाल के मुहाने पर, केरल में। जवाहर नेहरू बंदरगाह या नौवा सेवा बंदरगाह पनवेल के पास, नवी मुंबई। मुंबई बंदरगाह की बात करें तो ये मुंबई में है, नवी बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। मोर मुआंगो बंदरगाह ये कहाँ है तो ये इसका जो है ना जुआर नदी के बाएं तट पर, गोवा में है। मोर मुआंगो बंदरगाह कहाँ है तो गोवा में है, जुआर नदी के बाएं तट पे। कांडला बंदरगाह कहाँ है तो गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में। तूतीकोरिन बंदरगाह VO विदेम्बरनार पोर्ट, मन्नार खाड़ी में है, तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह ये कृत्रिम रूप से तैयार किया गया, ये तमिलनाडु में है। एन्नूर बंदरगाह कामराजर पोर्ट भी बोलते हैं इसको, ये भी तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह ये भी कहा तो आपको आंध्र प्रदेश में है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी की बात करें, नाम और देश तो ओजस डेल सिलाडो ये कहा तो अर्जेंटीना, चिली में है। एरेनल इराजू ये कहा तो कोस्टारिका में है। क्राकाटाओ ये कहा तो इंडोनेशिया में है। कोटोपेक्सी एक इक्वाडोर में है। किलायू ये कहा तो हवाई द्वीप USA में है। किलीमंजारो ये कहा तंजानिया में। माउंट कैमरून अफ्रीका में है। माउंट लमिंगटन पापुआ न्यू गिनी में है। माउंट एटना सिसिली जो कि इटली में है। और माउंट इरुबस ये अंटार्कटिका में है। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में है। माउंट रेनियर जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मोना लाओ जो हवाई द्वीप में है। माउंट केलीमोटू ये इंडोनेशिया में। फ्यूजियामा जो कि जापान में, फ्यूजियामा। चिम्बराजो ये क्या है, इक्वाडोर में है। विसुवियस ये इटली और नेपल्स की खाड़ी विसुवस में। माउंट ताल फिलीपींस में, माउंट पोपा म्यांमार में है। स्ट्रोमबरी लिपारी द्वीप समूह इटली में है। देमबंद जो कि ईरान में, देमबंद। टकना क्या है तो ग्वाटेमाला वो मेक्सिको में, ग्वाटेमाला और मेक्सिको में है टकना। कटमई कहाँ है तो अलास्का में है। माउंट सस्ता माउंट हुड ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मेयोन कहा तो फिलीपींस में। हेकला व लाकी कहा तो आइसलैंड में। लेसन पीक कहा तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सेमेरू कहा तो इंडोनेशिया में है। मेरापी कहा तो इंडोनेशिया में है। कोलिमा मेक्सिको में है। समन कहाँ है कहा तो पेरू में। अल बुर्ज कहा तो ईरान में है। किना बालू कहा तो मलेशिया में। एकांग गुआ कहा तो अर्जेंटीना में कहा है। एकांग गुआ कहा है ज्वालामुखी तो अर्जेंटीना में है। कृषि से संबंधित भारत में प्रमुख संस्थाएं की अगर बात करें,
ये आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहा है तो कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ये मुंबई में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहा है तो कटक में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहा है तो करनाल हरियाणा में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहा है तो लखनऊ में। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहा है तो फरीदाबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहा है तो जयपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहा है तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड कहा है तो दिल्ली में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहा है तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहा है तो शिमला में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहा है तो लखनऊ में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहा है तो कासारगोड केरल में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहा है तो कोलकाता में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहा है तो वाराणसी में। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, ये आपको मैसूर में है। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान कहाँ है तो बीकानेर में। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान कहाँ है तो बीकानेर में। प्रमुख संस्थान की बात करें तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ये कहा है तो कोलकाता में। कि राष्ट्रीय शिला यांत्रिक संस्थान क्या है निडम क्या है तो बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये कहा है तो भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहा है तो ये आपको भुवनेश्वर में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL ये कहा है तो नागपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो ये कहा है तो नागपुर में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहा है तो धनबाद में है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ये कहा है तो जमशेदपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL ये कहा है तो कोलकाता में। संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थान और स्थान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये कहा है तो नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहा है तो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला ये कहा है तो पूना में। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ये कहा है तो कोलकाता में। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय भूभौतिकी हैदराबाद में। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहा है तो नई दिल्ली में। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहा है तो पूना में। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहा है तो जोधपुर में। प्रमुख प्रजातियों निवास स्थल अगर बात करें ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि निग्रो या निग्रिटो ये अंडमान निकोबार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु केरल के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में पाया जाता है। निग्रो या निग्रिटो जो है अंडमान निकोबार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु केरल के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद है प्रोटोओस्टलॉइड मध्य एवं दक्षिण भारत के जंगलों पहाड़ी क्षेत्र और उत्तर भारत में पाया जाता है। मैंगोलॉइड लद्दाख सिक्किम अरुणाचल प्रदेश इसके साथ अन्य उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय पंजाब सिंध राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसका उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में भी। चौड़े सिरे वाले पाश्चात्य लघु शीर्ष नॉर्डिक सिंध प्रदेश। चौड़े सिरे वाले पाश्चात्य लघु शीर्ष नॉर्डिक यानी सिंधु प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु में पाए जाते हैं। एक है आपको नॉर्डरिक यहाँ से चौड़े सिरे वाले पाश्चात्य लघु शीर्ष इसका ये हो जाएगा। नॉर्डरिक आपको पंजाब हरियाणा और राजस्थान में पाए जाते हैं। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें और प्रकृति ये आपको लास्ट है। देखिए तो स्थानीय पवन विश्व के प्रमुख स्थानीय पवन और प्रकृति देखें तो स्थानीय पवन स्थानीय क्षेत्र दिशा प्रकृति। गण पवन चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्व ढाल पर प्रवाहित दक्षिण कोलोराडो के दक्षिण भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक है। गर्म एवं शुष्क हवा। फोन आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर प्रवाहित स्विट्जरलैंड सर्वाधिक प्रभावित है। गर्म एवं शुष्क हवा इसका है। सिरिको सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित मिस्र लीबिया ट्यूनीशिया इटली और स्पेन देश प्रवाहित होती है। गर्म शुष्क तथा रेतीली हवा यहाँ से निकलती है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदान में गर्म एवं शुष्क हवा इसके निकलती है। उसका यामो जापान में प्रवाहित होती है। मानसूनी स्थानीय हवा इसकी प्रकृति है। और टेम्परोल मध्य अमेरिका में प्रवाहित होती है और मानसूनी स्थानीय हवा यहाँ की प्रकृति है। सिमुम अरब रेगिस्तान में प्रवाहित होती है। अरब रेगिस्तान में
प्रवाहित होती है, अरब रेगिस्तान में प्रवाहित होती है, और गर्म एवं शुष्क हवा यहाँ से इसकी जो है प्रकृति है। सामुन, सामुन जो है ना इराक में प्रवाहित होती है, ईरान एवं इराक में प्रवाहित होती है, गर्म एवं शुष्क हवा इसकी प्रकृति है। सामल, सामल मेसोपोटामिया एवं फारस के खाड़ी से प्रभावित होती है, मेसोपोटामिया एवं फारस के खाड़ी में प्रवाहित होती है, गर्म एवं शुष्क एवं रेतीली हवा यहाँ से प्रवाहित होती है, यानी इसके प्राकृतिक है। हबूब, हबूब उत्तरी सूडान यानी खातुर्म इसकी गर्म पवनें हैं, और धूल भरी हवा इसके जो है प्रकृति है। उसके बाद है काराबुरान, काराबुरान मध्य एशिया के तारिम बेसिन में प्रवाहित होती है, धूल भरी आंधियाँ इसकी क्या तो प्रकृति है। हरमटन, हरमटन सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होती है, अफ्रीका का पश्चिमी तट सर्वाधिक प्रवाहित होती है, गर्म एवं शुष्क हवा इसकी प्रकृति है। ब्रिकली फिल्डर, ब्रिक फिल्डर विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है, गर्म एवं शुष्क हवा इसकी प्रकृति है। नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है, गर्म एवं शुष्क हवा इसकी क्या है तो प्रकृति है। लू उत्तरी भारत व पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, गर्म एवं शुष्क हवा इसकी प्रकृतिक है। सांताना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है, गर्म एवं शुष्क हवा इसकी प्रकृतिक है। खमसिन, खमसिन मिस्र में प्रवाहित होती है, गर्म एवं शुष्क हवा इसकी प्रकृतिक है। जोंडा एंडीज के मैदानी भाग में प्रवाहित होती है, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे सर्वाधिक प्रभावित होती है, गर्म एवं शुष्क हवा इसके प्राकृतिक है। इसे शीत फोन भी कहते हैं, शीत फोन भी कहते हैं। जोंडा जो आपको एंडीज के मैदानी भाग में प्रभावित होती है, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे सर्वाधिक प्रभावित होती है यहाँ से, इसे शीत फोन यानी विंटर फोन भी कहते हैं, गर्म एवं शुष्क हवा यहाँ से इसके क्या है तो यहाँ से निकलती है। ठंडी पवने कोल्ड वाइंस की अगर बात करें तो मिस्टल, मिस्टल आपको रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित स्पेन एवं फ्रांस के सर्वाधिक प्रभावित होने वाली पवने हैं ये मिस्टल। बोरा, बोरा जो है ना आपको एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पे प्रवाहित इटली वो क्या कहते हैं यूगोस्लाविया सर्वाधिक प्रभावित होती है, ये ठंडी शुष्क हवा है। बिलजार्ड, बिलजार्ड साइबेरिया क्षेत्र यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में प्रभावित होती है, ठंडी शुष्क हवा यहाँ से निकलती है। नोटरे, नोटरे संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र वो मैक्सिको में प्रभावित होने वाली हवा है, ठंडी ठंडी ध्रुवीय हवा यहाँ से निकलती है। पेपोरा, पेपोरे पेपेरो, पेपेरो अर्जेंटीना व उरुग्वे में प्रभावित होती है, ठंडी ध्रुवीय हवा यहाँ से निकलती है। गेगराले दक्षिण यूरोप के भूमध्य सागर क्षेत्र में प्रभावित होती है, ठंडी हवा यहाँ से निकलती है। जोरन, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में प्रभावित होती है, ठंडी एवं शुष्क हवा यहाँ से निकलती है। पापागायो, पापागायो मैक्सिको तट में प्रभावित होती है, ठंडी एवं शुष्क हवा यहाँ से निकलती है। दक्षिण बस्टर न्यू साउथ वेल्स यानी ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होती है, ठंडी एवं शुष्क हवा यहाँ से निकलती है। बाइज, बाइज फ्रांस से प्रभावित होती है, ठंडी एवं शुष्क हवा यहाँ से निकलती है। लेवांटर, लेवांटर दक्षिण स्पेन वो फ्रांस से प्रभावित होती है, ठंडी व शुष्क हवा यहाँ से निकलती है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान की अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो सवाना है जो कि अफ्रीका में है, ये सब उष्णकटिबंधीय है। कंपोस्ट जो कि ब्राज़ील में है, कंपोस्ट जो कि ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में। और इसके बाद जो है लानोस, लानोस जो कि वेनेजुला में है, ये सभी आपको उष्णकटिबंधीय घास स्थान है। सवाना, कंपोस्ट और लानोस। सवाना आपको अफ्रीका में है, कंपोस्ट आपको ब्राज़ील में है और लानोस आपको वेनेजुला में है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो पंपास, पंपास उरुग्वे यानी अर्जेंटीना और ब्राज़ील में पाया जाता है। प्रेरी जो कि उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में। एस्टेपी मध्य एशिया में, पूर्वी यूरोप में। पूछताछ हंगरी में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और कैटरबरी न्यूजीलैंड में, कैटरबरी न्यूजीलैंड में। पंपास उत्तरी अर्जेंटीना ब्राज़ील में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में। एस्टेपी मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में। पूछताछ हंगरी में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कैटरबरी न्यूजीलैंड में। लानोस वेनेजुला में। सवाना अफ्रीका में। कंपोस ब्राज़ील में। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे गर्म पवने, चिनूक, चिनूक आपको पाया जाता है आपको दक्षिणी कोलोराडो दक्षिण भाग से लेकर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक। फोन, फोन आपको पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। सिडोको, सिडोको आपको सहारा रेगिस्तान के बीच प्रवाहित है, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया में, इटली में। ब्लैक रोबर उत्तरी अमेरिका के मैदान में। यामो जापान में। टेम्परोल मध्य अमेरिका के में प्रवाहित ये गर्म पवने हैं। सिमुम अरब रेगिस्तान में। सामुन ईरान व इराक में। सामल मेसोपोटामिया एवं फारस खाड़ी। हबूब उत्तरी सूडान। काराबुरान मध्य एशिया के तारिम बेसिन में प्रवाहित।
इसके बाद हरमटन, हरमटन आपको, हरमटन जो है अफ्रीका का पश्चिमी तट सर्वाधिक प्रभावित होती है। ब्रिकली फील्डर या ऑस्ट्रेलिया में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में, लू आपको भारत और पाकिस्तान में, सांता आना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, खमसिन मिस्र में प्रभावित होती है, जोंडा एंडीज के मैदानी भाग में। ठंडी पर्वतों की बात करें, ठंडी पवने की, मिस्टल, मिस्टल आपका हो जाएगा रोन नदी से भूमध्य सागर के तट स्पेन व फ्रांस में। बोरा, बोरा हो जाएगा का इटली यूगोस्लाविया और सर्वाधिक प्रभावित होती है। बिल्जर्ड, बिल्जर्ड कनाडा में प्रभावित होती है, अमेरिका में प्रभावित होती है साइबेरिया क्षेत्र में। नाट्रो, नाट्रो हो जाएगा यूएसए और दक्षिणी क्षेत्र में मेक्सिको में। पेपेरो अर्जेंटीना व उरुग्वे। ग्रेगालो, ग्रेगाले, ग्रेगाले दक्षिणी यूरोप, जॉर्डन जुरा पर्वत यानी स्विट्जरलैंड में। पापागायो मेक्सिको तट में। दक्षिण बस्टर न्यू साउथ वेल्स यानी ऑस्ट्रेलिया में। 22 होगा फ्रांस से प्रभावित। लेवांटर हो जाएगा दक्षिण स्पेन व फ्रांस से प्रभावित। तो ये आपका खत्म होता है भाग 15। भाग 15 जो है ना आपका खत्म होता है, भाग 15 खत्म होता है। अब हम बात करते हैं, तो भाग 15 खत्म होता है, भाग 16, 17 और 18 अब ये बचा हुआ है। भाग 16 हम आज ही करवा देंगे क्योंकि जल्दी ख़त्म करवाना भी है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।